Wish you a very good morning everyone. Welcome to IAS Point. This is दीपाली. अब आज तो हमारा कुछ स्पेशल डे है. आज हम लोगों का न्यू ईयर है, तो आप सबको न्यू ईयर की बहुत बहुत शुभकामनाएं एंड विश यू अ हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन. चलिए, आप अपनी फैमिली को और अपने फ्रेंड्स को न्यू ईयर की बधाई दे चुके होंगे, है ना. चलिए, 2 लाइन आपके लिए न्यू ईयर पर मेरी तरफ से. हर साल आता है, हर साल जाता है, हर साल आता है, हर साल जाता है. आई विश इस साल आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है. तो चलिए, हमको वो सब बिल्कुल मिल सकता है जो हमारा दिल चाहता है. बस इसके लिए हमको मेहनत करने की ज़रूरत है, जो हम लोग कर रहे हैं. तो चलिए, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं. अभी तक हमारा चैप्टर कहाँ तक कंप्लीट हुआ है? हमने अपने चैप्टर को कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है? हमने पाकिस्तान, भारत, चीन तीनों देश के जनांकीय संकेतक से तीनों देश के बारे में पढ़ लिया था. अब आज का हमारा टॉपिक है सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक. आज हम सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक, तीनों देश के सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्रक को कंपेयर करेंगे और इसमें किस तरह से तीनों देशों ने अपना अपना विकास किया है ये पढ़ेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक. चीन के बारे में विश्व में बहुचर्चित एक मुद्दा उसके सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि है. अगर हम चीन के बारे में बात करते हैं तो विश्व में उसका एक मुद्दा जो है वो फैला हुआ है. वो क्या है? सकल घरेलू उत्पाद. यानी उसके सकल घरेलू उत्पाद के बारे में बहुत ज़्यादा बात की जाती है. किसके सकल घरेलू उत्पाद के बारे में? चीन के. चीन का सकल घरेलू उत्पाद 7.2 ट्रिलियन विश्व में दूसरे स्थान पर है. अगर हम चीन का सकल घरेलू उत्पाद देखते हैं तो कितना है? 7.2 ट्रिलियन, जो कि विश्व में दूसरे स्थान पर है. और वहीं भारत का सकल घरेलू उत्पाद अगर हम देखते हैं तो भारत का सकल घरेलू उत्पाद 3.3 यानी 3.3 है. तो हमारे भारत का सकल घरेलू उत्पाद 3.3 ट्रिलियन. और वहीं अगर हम पाकिस्तान की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद की बात करते हैं तो वो भारत की जीडीपी के लगभग 10% है. यानी अगर हमारे भारत की जीडीपी अगर 100% है तो 10% पाकिस्तान की जीडीपी है. इस तरह से इनका सकल घरेलू उत्पाद है. आगे, जब अनेक विकसित देश 5% तक की समृद्धि दर बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, तब चीन एक ऐसा देश था जो 2 दशकों से भी अधिक लगभग इसकी दोगुनी समृद्धि बनाए रखने में समर्थ था, जैसा कि सारणी 10.2 में देखा जा सकता है. यानी जब सारे विकसित देश 5% तक की समृद्धि दर बनाए रखने, मतलब जब सारे विकसित जो देश हैं वो 5% तक की समृद्धि दर बनाए रखने में कठिनाई महसूस कर रहे थे, कहीं ना कहीं उन्हें कठिनाई आ रही थी, उस समय चीन एक ऐसा देश था जो 2 दशकों से भी अधिक लगभग इसकी दोगुनी समृद्धि बनाए रखने में समर्थ था, जैसा कि हम 10.2 में देख सकते हैं. ये है हमारी 10.2. इसमें बताया है सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि परसेंट में. देश 1980 से 90 और 1990 से 2002 या 2003 तक. भारत में कुछ इस तरह थी कि ये पहले 1980 से 90 में 5.7 थी, जो बाद में 5.8 हो गई. और चीन में 10.3 थी, जो बाद में 9.7 हुई. पाकिस्तान में 6.3 थी, वहीं 3.6 हुई है. यानी चीन में उस समय बहुत ज़्यादा सकल घरेलू उत्पाद में समृद्धि थी. ये भी देखिए कि 1980 के दशक में पाकिस्तान भारत से आगे था. अगर हमने ये देखा कि 1980 के दशक में पाकिस्तान जो था वो भारत से आगे था, चीन की समृद्धि दोहरे अंकों में थी और भारत सबसे नीचे था. 1980 के दशक में अगर देखा जाए तो भारत मतलब पाकिस्तान की जो समृद्धि दर थी वो भारत से आगे थी और चीन की समृद्धि दोहरे अंकों में थी और भारत सबसे नीचे था. 1980 के दशक में भारत और पाकिस्तान की समृद्धि दरों में मामूली गिरावट आई. 1990 के दशक में भारत और चीन की समृद्धि दरों में बहुत मामूली सी गिरावट आई, जबकि पाकिस्तान में 3.6% की अत्यधिक गिरावट आई. जहां मतलब भारत और चीन में थोड़ी सी गिरावट आई थी, वहीं चीन में बहुत ज़्यादा गिरावट आई, लगभग 3.6% की, जो कि बहुत ज़्यादा थी. अब
कुछ विद्वानों का मत है कि पाकिस्तान में 1988 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया तथा राजनीतिक अस्थिरता इस प्रवृत्ति का मुख्य कारण था। हम अगले अनुच्छेद में इसके बारे में और अधिक अध्ययन करेंगे कि किस क्षेत्रक ने इन प्रवृत्तियों में योगदान दिया है। अब चीन और भारत की आर्थिक समृद्धि में गिरावट आई थी, लेकिन पाकिस्तान की आर्थिक समृद्धि में कुछ ज़्यादा गिरावट आई थी। उसका कारण कुछ विद्वानों ने क्या बताया है कि 1988 में जो सुधार प्रक्रिया वहाँ पर चालू की गई थी वो और राजनीतिक अस्थिरता के कारण, इस सब के कारण वहाँ की जो जीडीपी थी उसमें गिरावट आई थी। आगे देखिए, सबसे पहले ये देखें कि विभिन्न क्षेत्रकों में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कैसे करते हैं। पिछले खंड में बताया गया था कि चीन और पाकिस्तान में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों का अनुपात अधिक है। चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कम, अर्थात कुल भूमि क्षेत्र का लगभग 10% है। चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 40% है। 1980 के दशक तक चीन में 80% से भी अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। सबसे पहले अगर हम ये देखें कि क्षेत्रक में नियुक्त लोग सकल घरेलू उत्पाद में योगदान कैसे करते हैं, यानी कि विभिन्न क्षेत्रकों में जो लोग नियुक्त होते हैं वो सकल घरेलू उत्पाद में अपना योगदान किस तरह से देते हैं। तो पिछले खंड में बताया गया था कि चीन और पाकिस्तान में चीन और पाकिस्तान दोनों में भारत की अपेक्षा नगर में रहने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है। ये हम पिछले टॉपिक में पढ़ चुके हैं कि हाँ, चीन और पाकिस्तान में लोग सिटी में ज़्यादा निवास करते हैं, जबकि हमारे भारत में लोग गाँव में ज़्यादा रहते हैं। चीन में स्थलाकृति तथा जलवायु दशाओं के कारण कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र अपेक्षाकृत कम। चीन में स्थलाकृति और जलवायु के कारण वहाँ पर जो कृषि के लिए उपयुक्त क्षेत्र है वो बहुत कम है। लगभग भारत में जितना है उसका 10% चीन में माना जाता है कि चीन में कृषि के लिए जो क्षेत्र है वो केवल 10% है। इसके आगे चीन में कुल कृषि योग्य भूमि भारत में कृषि क्षेत्र की 40% है। सॉरी, वो 10% नहीं है। चीन में जो कृषि क्षेत्र है वो भारत की 40% है। ओके, बाय मिस्टेक मैंने 10 लिख दिया था, वो 40% है। 1980 के दशक तक चीन में 80% से भी अधिक लोग जीविका के एकमात्र साधन के रूप में कृषि पर निर्भर थे। 1980 के दशक में अगर हम देखें तो चीन में भी 80% से ज़्यादा लोग अपने जीवन यापन के लिए कृषि पर ही निर्भर रहते थे। आगे, उस समय से सरकार ने लोगों को कृषि कार्य त्यागने और हस्तशिल्प, वाणिज्य तथा परिवहन जैसी गतिविधियां अपनाने के लिए प्रेरित किया। 2000 में 54% श्रमिकों के साथ कृषि ने चीन में सकल उत्पाद में 15% में योगदान दिया। देखिए सारणी 10.3। उस समय क्या था, सरकार ने क्या किया, लोगों को कृषि त्यागने और हस्तशिल्प, वाणिज्य और परिवहन जैसी गतिविधियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, 2000 में क्या हुआ, 54% श्रमिक के साथ कृषि ने चीन में सकल उत्पाद में 15% योगदान दिया। ये हम सारणी 10.3 में देख सकते हैं। ये रही हमारी सारणी 10.3, रोजगार एवं जीडीपी की क्षेत्रक हिस्सेदारी। इसमें हम सबसे पहले चीन का देख लेते हैं। कृषि 15 थी, यहाँ उद्योग 53 और सेवा 32। ठीक है, तो कृषि का कितना था, 15। ठीक है, और संबल का वितरण चीन में 54, यहाँ 27 उद्योग में और सेवा में 19 था। वहीं हमारे भारत का अगर हम देखते हैं तो कृषि में 23, उद्योग में 26 और सेवा में 51 था। और संबल का वितरण अगर हम देखते हैं तो 60 और उद्योग में 16 और सेवा में 24 है। वहीं अगर हम पाकिस्तान का श्रम क्षेत्रकों में योगदान देखें तो कृषि में 23, उद्योग में 23 और सेवा में 54 था। और वहीं हम पाकिस्तान का संबल का वितरण अगर देखते हैं तो यहाँ पर 49 है कृषि में, 18 है उद्योग में और 37 है सेवा में, और इनका योग लगभग सेम ही है। आगे, भारत और पाकिस्तान दोनों में जीडीपी के लिए कृषि का योगदान बराबर अर्थात 23% था। यानी भारत और पाकिस्तान में जीडीपी के लिए कृषि का जो योगदान था वो दोनों का सेम था, 23%। परंतु इस क्षेत्र में श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक है, लेकिन श्रमिकों का अनुपात भारत में अधिक है। पाकिस्तान में लगभग
49% लोग कृषि कार्य करते हैं, यानी पाकिस्तान में 49% लोग कृषि कार्य करते हैं, जबकि भारत में 60% उत्पादन तथा रोजगार में क्षेत्रवार हिस्सेदारी भी यह दर्शाती है कि तीनों अर्थव्यवस्थाओं में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में श्रमिकों का अनुपात कम है। यानी पाकिस्तान में हम देखें तो 49% लोग कृषि कार्य कर रहे हैं और भारत में 60% हिस्सेदारी ये दर्शाती है कि जो हमारी अर्थव्यवस्था में उद्योग तथा सेवा क्षेत्रों में श्रमिकों का जो अनुपात है, परंतु उत्पादन की दृष्टि से उनका योगदान अधिक है। चीन में विनिर्माण से जीडीपी में सबसे अधिक अर्थात 53% योगदान होता है। जीडीपी में मतलब जीडीपी जो होती है वो चीन में क्या होता है, विनिर्माण से जो जीडीपी होती है उसमें सबसे ज़्यादा योगदान होता है 53%, ठीक है, 53%, यानी 53% योगदान देता है विनिर्माण से जीडीपी, जो कि बढ़ती है। जबकि भारत और पाकिस्तान में केवल सेवा क्षेत्र द्वारा ही सबसे अधिक योगदान अर्थात 50% से अधिक होता है। जबकि भारत और पाकिस्तान में जो हमारे सेवा क्षेत्र है उनसे 50% से ही अधिक होता है। आगे, विकास की सामान्य प्रक्रिया के दौरान इन देशों ने सबसे पहले रोजगार और कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदलकर उन्हें विनिर्माण और उसके बाद सेवाओं की ओर परिवर्तित कर दिया। विकास की सामान्य प्रक्रिया जो सभी देशों में सामान्य चल रही थी, उनमें सबसे पहले इन देशों ने क्या किया कि रोजगार और कृषि उत्पादन से संबंधित अपनी नीतियों को बदल दिया और उन्हें बदलकर उन्होंने विनिर्माण और उसके बाद सेवाओं की ओर परिवर्तित कर दिया। यानी यहाँ पे जो रोजगार की नीतियाँ चल रही थी उनको बदलकर, रोजगार और कृषि उत्पादन की नीतियों को बदलकर उन्होंने विनिर्माण और सेवाओं की ओर ज़्यादा ध्यान दिया। ऐसा ही चीन में हो रहा है, जैसा कि सारणी 10.4 में देखा जा सकता है। भारत और पाकिस्तान में विनिर्माण में लगे श्रम बल का अनुपात बहुत कम अर्थात क्रमशः 16% और 18% था। अब अगर हम देखें भारत और पाकिस्तान में विनिर्माण में जो श्रम बल लगा है उसका अनुपात क्रमशः 16% और 18% रहा है, ठीक है। और जीडीपी में उद्योगों का योगदान कृषि के उत्पादन के बराबर, तो जीडीपी में उद्योगों का योगदान और कृषि का उत्पादन बराबर रहा या उससे थोड़ा अधिक था। भारत और पाकिस्तान में सीधे सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है। इस प्रकार भारत और पाकिस्तान दोनों में सेवा क्षेत्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है। अब हमारे भारत और पाकिस्तान में सीधे सेवा क्षेत्र पर जोर दिया जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों में सेवा क्षेत्र विकास के लिए एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में उभर कर आ रहा है। ये जीडीपी में अधिक योगदान कर रहा है और साथ ही ये संभावित नियोक्ता बन रहा है। 1980 के दशक में 1980 के दशक पर अगर हम विचार करते हैं उसके अनुपात पर, तो देखिए 1980 के दशक में श्रमिकों के अनुपात पर विचार करते हैं तो ये पाते हैं कि पाकिस्तान भारत और चीन की अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है। पाकिस्तान भारत और चीन के अपेक्षा सेवा क्षेत्र में अपने श्रमिकों को तेजी से भेज रहा है कौन, पाकिस्तान, ठीक है। 1980 के दशक में भारत, चीन और पाकिस्तान में सेवा क्षेत्र में क्रमशः 17, 12 और 27% श्रम बल कार्यरत था, ठीक है। वर्ष 2000 में ये बढ़कर कितना हो गया, 24, 19 और 37% हो गया, जो कि श्रम बल में लोग लगे हुए हैं और सेवा क्षेत्र में। पिछले 2 दशकों में तीनों ही देशों में कृषि क्षेत्र, जिसमें उक्त तीनों देशों के श्रम बल का सबसे बड़ा अनुपात कार्यरत था, की समृद्धि में कमी आई। पिछले 2 दशकों में जो तीनों देशों के जो लोग किसी पे डिपेंड रहते थे, यानी जो श्रम बल किसी में लगा हुआ था, उसमें कमी आई क्योंकि वो श्रम बल सेवा क्षेत्र की ओर चला गया। चीन में दो ही अंकीय समृद्धि दर बनी रही, किंतु भारत और पाकिस्तान में इसमें गिरावट आई है। भारत में 1990 के दशक के दौरान सेवा क्षेत्र में समृद्धि दर बढ़ी है, जबकि चीन और पाकिस्तान की इस क्षेत्र में समृद्धि कम हो गई है। इस प्रकार चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार विनिर्माण क्षेत्र है। हम देखें तो चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या है, विनिर्माण क्षेत्र, और भारत की समृद्धि सेवा क्षेत्र से हुई है। पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रों में गिरावट आई है। अब अगर हमने जीडीपी यानी कि हम क्या देख रहे थे, सकल घरेलू उत्पाद और क्षेत्र के माध्यम से हम तीनों देश का विकास देख रहे थे इस टॉपिक में। तो इस टॉपिक से हमारा क्या निकल कर आता है, यानी हम जिसको बोलते हैं सार, इस टॉपिक से हमारा सार क्या निकल के आया कि चीन की आर्थिक समृद्धि का मुख्य आधार क्या है, विनिर्माण क्षेत्र, है ना। और भारत की समृद्धि का
की का आधार क्या है, सेवा क्षेत्रक से हुई है। और पाकिस्तान में इस अवधि में तीनों ही क्षेत्रक में कहीं ना कहीं गिरावट आई है। ये बात आपको क्लियर हो गई? आई होप कि आपको ये क्लियर हो गई होगी, है ना। तो सारणी 10.4 में बताया है विभिन्न क्षेत्रकों में उत्पादन समृद्धि की प्रवृत्तियां। इसमें भारत, पाकिस्तान और चीन तीनों की उत्पादन समृद्धि की प्रवृत्तियां बताई गई हैं, जो 1980 से 90 में कृषि उद्योग और सेवा क्षेत्र में थी, और 1990 से 2000 के बीच कृषि उद्योग और सेवा में किस तरह से बढ़ी। भारत में कृषि 3.1 थी, जो यहाँ पर घट गई है, 2.7 हुई है। और चीन में 5.9 थी कृषि, जो 3.9 रह गई। और पाकिस्तान में 4 थी तो 3.7 रही। और सेवा क्षेत्रक यहाँ पर बड़ा है, और चीन का सेवा क्षेत्रक भी थोड़ा सा घटा हुआ है, लेकिन चीन में उद्योग का जो क्षेत्र है वो बढ़ गया है। तो इस तरह से सारणी में बताया गया है। नेक्स्ट हमारी सारणी कौन सी है? 10.5 चुनिंदा मानव विकास संकेतांक 2003। जो मानव विकास के संकेतांक हैं, जो इम्पोर्टेंट हैं, वो इसमें लिए गए हैं। मध्य यहाँ दिए हैं आपको भारत, चीन और पाकिस्तान। पहले मानव विकास सूचक मान, ये 0.602 है, यहाँ 0.755 है, और यहाँ 0.527 है। पद 127, यहाँ 85 और यहाँ 135। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा वर्षों में 63.3 है, यहाँ 71.6 है, और पाकिस्तान में 63.0 है। प्रौढ़ साक्षरता दरें 15 वर्ष और अधिक आयु 61.0 भारत में है, 90.9 चीन में है, और पाकिस्तान में 48.7 है। प्रति व्यक्ति जीडीपी पीपीपी अमेरिकी डॉलर भारत में 2892 है, और चीन में 5003 है, और पाकिस्तान में 2097 है, 2097 है। निर्धनता रेखा से नीचे परसेंट लोगों का भारत में 34.7 है, पाकिस्तान में 13.4 है, और चीन में 16.6 है। शिशु मृत्यु दर इधर 63, इधर 30 और यहाँ 81 है। मातृत्व मृत्यु दर प्रति 1 लाख जन्म पर यहाँ भारत में 540, चीन में 56 और पाकिस्तान में 500 है। उच्चतम स्वच्छता तक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या भारत में 30 है, चीन में 44 है, और पाकिस्तान में 54 है। उच्चतम जल स्रोत तथा एक धारणीय पहुंच वाली जनसंख्या भारत में शायद 86 है, चीन में 77 और पाकिस्तान में 90। अल्प पोषित जनसंख्या कुल का प्रतिशत जो है वो भारत में 21, चीन में 11 और पाकिस्तान में 20 है। यहाँ देखिए मातृत्व मृत्यु दर जो है वो भारत में 540 है और पाकिस्तान में 500। चीन में ये बहुत कम है, और ये बहुत अच्छी बात है कि चीन में मातृत्व मृत्यु दर बहुत कम है, क्योंकि इन दोनों देशों में, भारत और पाकिस्तान में, इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। अब आज का हमारा टॉपिक यहाँ पर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको जो सकल घरेलू उत्पाद और जो क्षेत्रक वाला टॉपिक है, ये वाला सकल घरेलू उत्पाद एवं क्षेत्रक आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपने तीनों देश के सकल घरेलू उत्पाद किस तरह से बढ़े और कम हुए और उनके कारण क्या हैं, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार और हम रिपीट कर लेते हैं कि चीन की आर्थिक समृद्धि है उसका मुख्य आधार है विनिर्माण क्षेत्रक, भारत की समृद्धि का है सेवा क्षेत्रक, और पाकिस्तान में अभी कोई भी वृद्धि नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, आप नोट कर लीजिए। टेक केयर, थैंक यू सो मच। अब कल का हमारा टॉपिक है मानव विकास के संकेतक, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। थैंक यू सो मच।